Hello student, I am again here with a video for 11th physics. That one is the fourth video of second chapter. In this video, we discuss about the rounding of arithmetic operation of significant figure and some discussion about the dimensional analysis. तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेशन में राउंडिंग ऑफ का यूज अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे और फिर थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं पहली वीडियो के बारे में बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर किया था और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के साथ साथ हमने सिग्निफिकेंट फिगर की बात की। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है उसके मैंने कुछ रूल भी बताए थे आपको, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मैं बात करता हूँ राउंडिंग ऑफ की। तो राउंडिंग ऑफ क्या है? राउंडिंग ऑफ में हम क्या करते हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर कम करते हैं। मान लिया किसी क्वांटिटी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और हमें उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है, उसकी वैल्यू ना चेंज हो, तो हम उसको राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं, जिसमें सीधा सीधा रूल्स की बात करता हूं, रूल्स ऑफ राउंडिंग। 5 रूल्स हैं। सबसे पहला, द डिजिट दैट वन बी एलिमिनेट। दो डिजिट हमें एलिमिनेट करनी है। इफ इट इज लेस देन 5, less than 5, then previous digit should be unchanged. इसका साथ के साथ मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल, अगर मान लेंगे ये क्वांटिटी हमारे पास या ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, हमको इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्वांटिटी है, इसमें से एक एलिमिनेट करना है। इसमें डेसिमल भी है तो इसको तो हटा ही देंगे। तो 3 है 5 से कम, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 5 देन प्लीज इट शुड बी अनचेंज। पहले को अनचेंज रखेंगे, मींस 3.584। कितनी सिग्निफिकेंट होगी इसमें? 5 से 4। ऐसे ही इसकी बात करें अगर 2873, ये 4 को एलिमिनेट करना है, इसमें 3 को एलिमिनेट किया है, 4 को एलिमिनेट करना है। तो 2873, क्योंकि ये 5 से लेस है, 5 से कम है। आप करते हो राउंडिंग को, पता नहीं होता, फिर रूल बनाया बस हमने, ठीक है। अगर मुझे फिर से इसको एलिमिनेट करना पड़े, मान लीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसमें थोड़ी 0 भी आएगी क्योंकि इसमें क्वांटिटी में डेसिमल नहीं है, तो इसकी जगह 0 रखूंगी। अब इसे 5 सिग्निफिकेंट फिगर थी, 28,734 की मीन 28,734, 28,730 होगी, बस थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो ये हो जाएगी, अगर 3 में करना है तो 3.58 और ये हो जाएगी 28700। तो ये आपकी राउंडिंग ऑफ मीन्स ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये राउंड ऑफ। सेकंड रूल, द डिजिट that should be eliminated if it is more than 5, more than 5,
than previous digit should be raised by 1 मीन्स फिर एग्जाम्पल लेंगे। अगर डिजिट जो मैं एलिमिनेट करनी है, रिमूव करनी है, वो 5 से ज्यादा है तो उससे पहले डिजिट को 1 इंक्रीज कर देना। मान लिया आपके पास, मैं से कह रहा हूं 25.374 बल्कि 368 है, ऐसे यहां पे है 28357 हर एक में 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमें इसको 5 में कन्वर्ट करना है तो ये 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 225.376 यहां पे 0 लिखने की जरूरत नहीं, डेसिमल में 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉरी 8 है, 5 से ज्यादा तो ये बढ़ जाएगी 37 और ये 1 इंक्रीज रहेगी, 8 ड्राइव तो इसको 1 इंक्रीज करोगे, ये 5 से ज्यादा है। ऐसे ये 5 से ज्यादा है तो 28358 28358 ये 79 हटाओगे तो इसको 8 कर लोगे। और क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो इसमें आप 0 जरूर लगाओगे, याद रखना। जिसमें डेसिमल था 0 नहीं लगानी, जिसमें डेसिमल है नहीं है उसमें 0 लगानी पड़ेगी। इसके बाद अगर मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में फिर ये 5 से ज्यादा है तो 25.38 7 हटाओगे, इसको 1 बढ़ा दोगे। ऐसे इसमें करोगे 283 हटाना है तो 5 में 1 बढ़ा दोगे 600 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका राउंडिंग हो गया। अब ये तो बात होगी जब डिजिट या तो 5 से कम थी या 5 से ज्यादा थी। थर्ड केस द डिजिट that should be removed is 5। जो आपने रिमूव किया है वो 5 है। Then if it is followed by non-zero then previous digit raised by 1 मीन्स जो डिजिट आपको रिमूव करनी है वो 5 है। 32.3751 ऐसी 328757। अब आपकी ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको आपको 4 में करना है, 4 में 5 में नहीं करना, 4 में करना है। अब ये डिजिट आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। सीधा सा समझ लीजिए 50 से ज्यादा होगी ना, 51 होगी तो आप लिखोगे 32.78। मैंने कहा जो डिजिट आपको एलिमिनेट करनी है अगर वो नॉन जीरो से 4 होती है, नॉन जीरो से 4 होती है, मैंने कहा नॉन जीरो 4 बाई नॉन जीरो और उसके बाद नॉन जीरो है तो आप क्या करोगे, इससे पहले को 1 बढ़ा दोगे। ऐसे इसमें 7 से 4 हो रही है तो 3288 पर 0 जरूर लगाओगे इसमें क्योंकि ये नॉन डेसिमल है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। रूल 4 द डिजिट दैट शुड बी removed
is 5 and not followed by any digit। में जो डिजिट आपको रिमूव करनी है वो 5 ही है, पर किसी डिजिट से फॉलो नहीं हो रही है। Then if previous digit is odd, then raise by 1, and if even, then no change। बस ये 4 ही रूल हो गए, क्योंकि मैंने दोनों रूल इसमें लिख दिए। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। 3, 2, 7, 8, 7, 5 पॉइंट लगा दिया। 32.7875 287355। देखो इसमें मुझे इसको एलिमिनेट करना है। मीन 6 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी, और मुझे इसको 5 में लेके आना है। इस 5 को एलिमिनेट करना है। तो जिस 5 को मैं एलिमिनेट करूंगा उससे पहले क्वांटिटी क्या है? ओड नंबर। और मैंने कहा अगर वो ओड नंबर है तो 1 बढ़ा दोगे, तो ये हो जाएगा 32.788। ऐसे इसमें होगा 287360। तो अब आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। देखो 2873 5 भी देगा करोगे, 6 भी ओड नंबर है। इसका ही दूसरा एग्जाम्पल अगर हम करें, अगर आपके पास ये है 28.65 और 2825, ये आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आपको राउंड ऑफ करना है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है। तो ये 5 है लास्ट डिजिट, और इससे पहली इवन नंबर है, तो आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। ऐसे इस 5 को एलिमिनेट करना है, इससे पहले इवन नंबर है तो आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, बस नॉन डेसिमल है 0 लगा दो। ये आपका राउंड ऑफ कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आप इसको कुछ सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात। देखो अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? पहला, we have only 2 rules. First rule for addition and subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रूल है? द रिजल्ट कंटेन द मिनिमम digit after decimal at any one of given quantity। एक साथ ही साथ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इसने कहा है कि जो रिजल्ट है हमारा वो मिनिमम डेसिमल डिजिट लेना चाहिए। डेसिमल के बाद में डिजिट आफ्टर डेसिमल डिजिट एट एनी वन ऑफ गिवन, जो मिनिमम क्वांटिटी में ऑफ गिवन। देखो मैं एडिशन का एग्जांपल दूंगा, ऐसे सब्ट्रैक्शन कर देंगे आप। जैसे मान लिया 32.873 एक क्वांटिटी, 2.875 दूसरी क्वांटिटी एंड 30.1 ऐड। इनको ऐड करना है। इनको ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करना है।
तीनों को 32.873 ऐड करना आपसे आता है 2.875, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना होता है आपको। अब इनको ऐड करना है 5 3 8 7 7 14 कैरी 1 8 8 16 1 17 and 1 carry 18 carry again 1 2 2 4 and 1 5 and 3 3 6। ये इनका एडिशन आ गया 65.848। अब ये कहता है कि ये एडिशन में सब्सट्रैक्शन जो डेसिमल के बाद में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट होंगे कितनी है 1, रिजल्टेंट में भी उतनी ही होनी चाहिए। डेसिमल के बाद में रिजल्टेंट में आपकी 1 डिजिट होनी चाहिए, मिनिमम 1 है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, उसमें 1 है, तो रिजल्ट में कितनी होनी चाहिए डेसिमल के बाद 1। तो 1 करने के लिए क्या करोगे आप, इसको राउंड ऑफ करना शुरू करोगे। राउंड ऑफ करोगे तो ये सारी क्वांटिटी आपको हटानी है। देखो बस याद रखो ये 4 8 है, 4 8, तो 48 को आपको हटाना है। तो क्या करोगे 65.50 से कम है ना ये, तो 8 कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 65.8। तो ये आपका आंसर आ गया। जैसे मीन्स मिनिमम 1 डिजिट यहां दी तो 1 यहां, अगर मिनिमम इसमें 2 होती तो यहाँ पे 2 होती। ये आपका प्लस के लिए भी है, माइनस के लिए भी है। सेकंड एक माइनस का भी एग्जाम्पल ले लेता हूं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 35.87 and 2.357, इनका आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप 35.87 माइनस 2.357, ये करना है आप। डेसिमल के नीचे डेसिमल मैंने बताया था आपको, ऐसे प्लस में करते हैं, ऐसे माइनस में करते हैं। 0 0 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे भी 10 हो गया, तो इधर से लिया था 10 हुआ, अब यहाँ पे 10 में कितना बच गया 9 में से 7 गया तो बच गया 2। अब यहाँ पे क्योंकि 9 दिया था, क्योंकि यहाँ से 10 होना था, पर 10 में से 10 जाएगा, 9 बचा था, तो यहाँ पे अब आपका 6 बच जाएगा। एंड 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5, एंड 5 में से 2 गया 3, दैट 1। अब ये तो आपका आंसर है, पर क्योंकि रिजल्ट में आपके मिनिमम डेसिमल के बाद में डिजिट कितनी है 2, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो आंसर में भी 2 आनी चाहिए 2। तो इसको एलिमिनेट करना है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। 2 है, 8 है, 28 है, 28 50 से कम है तो 33.5 ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो राउंड ऑफ कर लिया आपने यहाँ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ द क्वांटिटीज शुड कंटेन minimum significant figure as any one of the given quantity। देखो यहां पे तो मैंने बताया डेसिमल के बाद मिनिमम, यहाँ पे होता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। जैसे
जैसे मान लीजिए मुझे कहें, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3.2 centimeter and 225 centimeter. Find the area. अब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी 3.2 एंड ब्रेथ है आपकी 225। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो 225 3.2 32 5 5 160 16 कैरी आ गया, 64 16 80 8 कैरी आ गया। देखो 32 में 160 16 कैरी, 32 में 14 तो 16 80 8 कैरी, 32 में 64 8 कैरी। तो ये आ गया आपका 7200, एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब मैंने भी बताया था कि जो रिजल्ट है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट होते हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 है, तो रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो 2 सिग्निफिकेंट। अगर ऐसे ही कोई टेंथ के लिए डिविडेंड के लिए आ जाए तो तब कैसे करोगे? एंड ऑल्सो फाइंड देयर रेशो, मीन्स लेंथ और ब्रेथ का रेशो ब्रेथ ओवर लेंथ, ब्रेथ 225 लेंथ 3.2, 225 को 3.2 से डिवाइड कर दीजिए, ये अगर डेसिमल लगाया 0 है 2250.32, ये 2 से हो जाएगा 1125 और ये 2 से हो जाएगा 16 7 112, देन 5 में नहीं होगा तो 0 लगाओगे 50, 16 3 48, देन 2 की 20 हो जाएगा, 16 1 16 4, देन 40, 16 2 32, देन 80, 16 5 80, ये रेशो आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है कि दैट शुड बी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। मिनिमम सिग्निफिकेंट कितनी है? 2, तो इसमें से 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, ये तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 कैसे करोगे? देखो सबसे इजी तरीका को करने का 7.0 into 10 to the power 10 to the power सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, पर यहां पॉइंट आपके साथ ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाएगी, तो 7.0 into 10 to the power 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या यहां भी छोड़ दोगे तो 1 हो जाएगी, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। Now we will discuss about the dimensional analysis. We have discussed something about dimensional analysis. हम अब डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें डायमेंशंस क्या हैं। डायमेंशंस कहते किसको हैं? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा, अगर डायमेंशंस की बात करें तो आपको पता है हर एक फॉर्मूले का जो भी आपका, जैसे मान लिया एक्सीलरेशन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, फोर्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो सबके डायमेंशंस फॉर्मूला सबका हमें पता होना चाहिए। अब डायमेंशनल फॉर्मूला
पता कैसे होगा या कैसे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर रहा था मैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर विच इज रेज ऑन द फंडामेंटल यूनिट टू रिप्रेजेंट एनी ड्राइव यूनिट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक फंडामेंटल एक ड्राइव। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, जो ड्राइव क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट को ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। आपकी अगर मैं ऐसा ही यूनिट सिस्टम में बात करूं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उनकी 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए उन 7 जो फंडामेंटल यूनिट है उन पे कुछ पावर रेज करनी पड़ेगी। अब या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वही चीज हम डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो डायमेंशंस आर द पावर विच इज रेज ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट एनी ड्राइव क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पता है। पहली आपको मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा सा मैं इनकी यूनिट के बारे में भी लिखूंगा ताकि एक बार आपकी रिवाइज हो जाए यूनिट क्या क्या होती है। उसके बाद मैं एक डायमेंशन लिखूंगा कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, स्टैंडिंग डायमेंशन क्या है हमारी। क्योंकि जो ड्राइव यूनिट होती है, सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट आपकी होती है, उनकी दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होती, ना ही प्लेन एंगल की ना ही सॉलिड एंगल की। दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, उसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो ये 7 क्वांटिटी होती है आपकी। मास की होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन, करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ये तो होगी कि ऐसा यूनिट। अब डायमेंशन की बात करें। मास की डायमेंशन एन और डायमेंशन आपने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर डायमेंशन आपने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखी है तो आपका क्वेश्चन गलत है। डायमेंशन बेशक सही लिखो पर जब तक उसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तब तक सही नहीं मानी जाएगी। लेंथ की डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन टी, टेम्परेचर की डायमेंशन के, करंट की डायमेंशन ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी डायमेंशन सी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन एमओएल। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो पहली 3 डायमेंशन तो क्वांटिटी से बनी है। मास का एम ले लिया, लेंथ का एल ले लिया और टाइम का टी ले लिया। अगली 4 डायमेंशन आपकी यूनिट से बनी है। केल्विन का के ले लिया, एम्पियर का ए ले लिया, कैंडिला सी और डी ले लिया, सी कैपिटल और डी स्मॉल, और मोल एमओएल कंप्लीट ले लिया और ई छोड़ दिया। तो ये आपकी 7 डायमेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। अब कोई भी ड्राइव क्वांटिटी हो वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से फाइंड की जाती है। अब मैं बात करूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ द ड्राइव क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज इन्वॉल्व इन दैट ड्राइव क्वांटिटी। या dimensional formula represent the how and which fundamental unit is represent the unit of drive quantity।
जैसे मान लिया मैं बात कर रहा हूं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। बेटा अगर आपने ये चीज सीख ली अपॉन टाइम, अगर आपने ये चीज सीख ली तो आपको डायमेंशनल ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है? देखो चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी दोनों की बात होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी और एक टाइम लेना। तो डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन कैसे आएगी? डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, लेंथ एल अपॉन टाइम, अनटाइम टाइम की पर स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी एक दिक्कत है, ये नीचे है ऊपर जाएगा तो -2। ये डायमेंशन किसकी है? एक्सीलरेशन की, एल टी माइनस। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मोस्टली हम तीनों ही क्वांटिटी में लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं m0 l t माइनस मीन्स m की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है और l की पावर 1 t की पावर माइनस। ये आपकी डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। अगर मान लेंगे फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, तो कैसे फाइंड करोगे डायमेंशन? देखो फोर्स का फॉर्मूला पता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की डायमेंशन आपको यहां से पता है, उसमें मास की डायमेंशन और ऐड कर दीजिए। तो अगर आपसे कहे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क दोनों एक ही बात होती है, दोनों की यूनिट भी जूल ही होती है। तो आप अगर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करते हैं तो वर्क का फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला कोई भी लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एनर्जी का भी लिख रहा हूं 1/2 mv², कोई भी एक एनर्जी। वर्क का भी लिख रहा हूं W = F × T। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क क्या हो गया आपका? फोर्स ये, और डी का मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो ये हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर माइनस। समझ में आ गया? m l t माइनस 2 और लेंथ का मल्टीप्लाई तो l की पावर। अगर यहां से बात करें तो 1/2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई डायमेंशन नहीं है। m की डायमेंशन m, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, l t - 1, और साथ के साथ इसका स्क्वायर, v का स्क्वायर होता है यहाँ फॉर्मूले में, तो इसका स्क्वायर। तो यहां से फाइंड करोगे तो m l2 t माइनस m l2 t माइनस, डायमेंशन एक ही आएगी दोनों। ये तो है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल इक्वेशन, कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, एक ही बात है दोनों। बस डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डायमेंशन के साथ हम कंपेयर कर देते हैं तो ये आपकी डायमेंशनल इक्वेशन होती है। जैसे मान लिया आपको कोई वर्क की डायमेंशनल इक्वेशन, तो इधर तो वर्क लिख दो ऐसे ही ब्रैकेट में, मीन्स वर्क की डायमेंशन, और इधर लिख दो mlt माइनस ml2 t माइनस ml2 t माइनस। अगर आपसे कहे प्रेशर, का डायमेंशनल की डायमेंशनल इक्वेशन, प्रेशर की डायमेंशनल इक्वेशन, इधर प्रेशर, और प्रेशर इज इक्वल टू पता है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया।
मीन्स फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 अभी पढ़ी आपने, और एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की L और ब्रेथ की भी L। ब्रेथ एक लेंथ ही होती है, तो लेंथ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी NL-1T-2। देखो L की पावर +1 है, -2 ऊपर चली जाएगी, तो 1 -2 -1 रह जाएगी। तो ये हो जाएगा NL-1T-2। ये दो डायमेंशंस। बेटा कुछ डायमेंशंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और वो डायमेंशंस आप देख लीजिए, तो कोशिश कर लो कि उनको याद कर लो। ये सारी डायमेंशंस वो है जो आपको 11th में जरूरत पड़ेगी। 12th की डायमेंशन 12th में आपको जरूरत पड़ेगी, वहां पे देखना है। जो भी चीजें आप पढ़ते रहोगे, जैसे मान लिया आप पढ़ रहे हैं वेलोसिटी, क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मींस लेंथ टाइम, LT-1। स्पीड वही बात जो उसकी होती है। आपसे पूछे वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी एक लेंथ, विड्थ भी एक लेंथ, हाइट भी एक लेंथ, तो L इंटू L इंटू L, L3। अगर वॉल्यूम होता तो मीटर क्यूब में होता है, तो L3। ऐसे ही आपसे पूछे फोर्स, आपसे पूछे लीनियर मोमेंटम mv, मास इंटू वेलोसिटी। मास की m, वेलोसिटी की LT-1, तो MLT-1। तो ऐसे बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो मैंने लिखी हुई है, आप उनको नोट कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे एक बार। और फिर मैंने बताया कि फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले से आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लिया आपको एक और बता रहा हूं, आपको डायमेंशन फाइंड करनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की m और वॉल्यूम की L की पावर 3 पर ऊपर जाएगा तो L की पावर -3, तो ये आ जाएगा m L की पावर -3। और मैंने बताया अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो, m L की पावर -3, T की पावर 0, क्योंकि T इसमें कहीं नहीं है तो उसकी पावर 0 लिख दो बस। ये आपका डायमेंशन एनालिसिस हो गया। अब इसके अलावा एक छोटी सी बात करूंगा, हमारी फंडामेंटल मीन्स टाइप ऑफ क्वांटिटीज, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। डायमेंशनल एनालिसिस तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज काम पे करेंगे। हम आज करेंगे सिर्फ टाइप ऑफ क्वांटिटी। वी हैव 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो हमारे पास एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। कांस्टेंट क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 ही रहनी है, या 3.14 को 22 को 7 से डिवाइड करो 3.14 आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे मान लिया कोई भी नंबर है 5 है, तो उसकी वैल्यू 5 है, 5.5 नहीं होगी, 4.5 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 8 नहीं होगी, सिर्फ 5 रहेंगे। तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। और ऐसे ही आपके वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। वैल्यू चेंज होने का मतलब है, जैसे मान लिया आपने x लिया, तो x की एक क्वेश्चन वैल्यू 5 आ रही है, क्वेश्चन वैल्यू 2 आ रही है, क्वेश्चन वैल्यू 11 आ रही है, तो उसकी तो वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्या होगा? वेरिएबल। तो ऐसी आपकी 2-3 क्वांटिटी, मेनली कांस्टेंट एंड वेरिएबल, फिजिकल क्वांटिटी। अब कांस्टेंट भी 2 तरीके के होते हैं, डायमेंशनल, डायमेंशनलेस और डायमेंशनल। वेरिएबल भी 2 तरीके होते हैं, डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस कांस्टेंट वो है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो कांस्टेंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस हो गया। एग्जाम्पल हो गया ऑल द नंबर्स। और हो सकते हैं जो भी नंबर है, 1 2 3 4 5 पाई
कांस्टेंट है तो डायमेंशन भी नहीं होती। ई कांस्टेंट है 2.71 की कुछ स्टेप की वैल्यू होती है और डायमेंशन भी नहीं होती एक्सेट्रा। अब डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन जो कांस्टेंट तो है पर उनकी अपनी डायमेंशन होती है। एग्जाम्पल आपने 9 में पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी जिसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट है जी, पर इसकी डायमेंशन होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हो। m-1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, m-1 L 3 T -2, ये डायमेंशन होती है। तो ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। प्लांक कांस्टेंट H, each we कर रहे हैं H न्यू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, H T E T मीन्स ML 2T -1 डायमेंशन होती है इसकी। तो ये आपके कांस्टेंट तो हैं पर इनकी डायमेंशन होती है। G है, H है, जिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, बहुत से कांस्टेंट हैं जिनकी जो कांस्टेंट भी है उनकी डायमेंशन होती है। ऐसे ही हम वेरिएबल की बात करें, डायमेंशनल वेरिएबल, एग्जाम्पल फोर्स, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, पता नहीं कितने सारे हैं एक्सेट्रा। ये आपकी फ्री क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन भी है, फोर्स की डायमेंशन ये रही और वर्क ये रही, एनर्जी की रही, जिनकी डायमेंशन भी है और जिनका जो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्योंकि फोर्स कभी कुछ है एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में कुछ है, कांस्टेंट तो नहीं है फोर्स। जैसे 5 की वैल्यू 5 है, फोर्स का मतलब ये तो नहीं कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ चेंज होती है। तो वेरिएबल भी है और डायमेंशन भी है। ऐसे ही आपके डायमेंशन लेस वेरिएबल मीन्स वेरिएबल तो है पर डायमेंशन नहीं है। वो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीन्स ऊपर भी लेंथ की डायमेंशन, नीचे भी लेंथ की डायमेंशन, लेंथ अपॉन लेंथ कट जाएगी तो L की पावर 0 रह जाएगी और डायमेंशन 1 हो जाएगी इसकी। मीन्स इनके पास डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन 1 होती है पर वेरिएबल क्वांटिटी। ऐसे ही आपको होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स डेंसिटी ऑफ द बॉडी टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मीन्स किसी बॉडी की डेंसिटी और उसके वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस होती है। अब डेंसिटी ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी दोनों बढ़ जाएगी तो 1 बच जाएगी। तो ये आपकी स्ट्रेन है, रिलेटिव डेंसिटी है। और जो आपके है ना प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बीच में एंगल डायमेंशन लेस वेरिएबल है। तो ये सारे आपकी डायमेंशन लेस वेरिएबल है। तो मैंने 4 तरीके फंडामेंटल क्वांटिटी बताई, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। ये 4 क्वांटिटी है। वो बताई कौन कौन सी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, कौन कौन सी डायमेंशनल कांस्टेंट है, कौन कौन सी डायमेंशन लेस वेरिएबल है और कौन कौन से डायमेंशनल वेरिएबल है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आपकी समझ में आ गई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। अब मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आपको बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको दूंगा। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है, नहीं कोई होगी तो मुझे बता देना।